गुड मॉर्निंग बच्चे। कल किसी कारणवश आपका वीडियो लोड नहीं हो पाया था, हम थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, तो आज से पुनः आपको सभी वीडियो मिलता रहेगा। तो जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग जो पढ़ रहे थे यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री आपका चल रहा। बहुत सारी बात इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और मेन जो हेडिंग डाले थे पिछले क्लास में, वो हेडिंग था आपका कोलाइडल घोल को बनाना। तो पिछले क्लास में पिछले पार्ट में लिख भी दिए थे, हेडिंग दिया हुआ है कि कोलाइडल घोल कैसे बनता है। उसी कोलाइडल घोल को बनाने के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो कैसे बनेगा कोलाइडल घोल, तो चलिए सभी बच्चे पहले हेडिंग डाल दीजिए। तो हेडिंग डालेंगे तो मेन पॉइंट दे के लिखिएगा कोलाइडल। कोलाइडल घोल बनाने की विधि। कोलाइडल घोल बनाने की विधि लिखेंगे सभी बच्चे, कोलाइडल घोल बनाने की विधि। इंग्लिश भी लिख लीजिए, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल घोल को कैसे बनाते हैं। ये कोलाइडल घोल बनाने की अनेक विधि है जिससे हम लोग कोलाइडल घोल बनाते हैं। तो उसी में जो पहला विधि हम लोग देखने जा रहे हैं, तो पहले लिखिएगा एक एरो देके, CS को निम्न विधि से बनाया जाता। CS को निम्न विधि से बनाया जाता है। इंग्लिश वाले लिखिएगा, CS is prepared with the help of following मेथड। तो CS को निम्न विधि से बनाते हैं। आइए नंबर 1 लिखिए, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि इंग्लिश भी लिख लेंगे, केमिकल मेथड। रासायनिक विधि लिखेंगे सभी बच्चे, केमिकल में। तो रासायनिक विधि कहते हैं केमिकल में। तो देखिए ये जो रासायनिक विधि है केमिकल में, सभी बच्चे को पता है, जो पढ़ते हैं पढ़ रहे होंगे उसको पता है कि कोलाइडल घोल जो होते हैं, उस कोलाइडल घोल में कण का आकार जो होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है, आपको पता होगा 10 to the power -9 to 10 to the power -6। ये कोलाइडल कण का साइज होता है। तो इसी आकार में कोलाइडल घोल जो होते हैं, उसके परिक्षिप्त प्रावस्था जो होते हैं, उसका जो कण होता है, डीपी के जो पार्टिकल होते हैं, उसका आकार इस साइज में होती है। तो अगर आपको कोलाइडल घोल बनाना है, तो कोलाइडल घोल बनाने के लिए
इस आकार में कण आपको चाहिए। जो याद होगा बोले थे ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होते हैं, और एक सस्पेंशन होते हैं निलंबन घोल, उससे जो कण होते हैं छोटा होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा, इसी दो के बीच जो कण का आकार होता है आपको पता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल घोल के जो कण होते हैं वो इसी आकार में होते हैं। अब देखिए रासायनिक विधि में बनता कैसे है, इस तरह के कण को हम लोग बनाते कैसे हैं, इसमें जानिए। सबसे पहले होता क्या है, तो विधि आप 11th में पढ़े थे ऑक्सीकरण, एक पढ़े आप अवकरण। तो ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, जिसको इंग्लिश में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते, और फिर एक कहते हैं जल अपघटन, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये मेन 3 काम होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप मोलेक्यूल का फॉर्मेशन होता, अणु का निर्माण होता, और ये अणु बन जाते हैं। और अणु जब बनते हैं तो वो अणु क्या होता है, आपस में ज्वाइन कर जाता है, और आपस में मिल के क्या करता है जी, कोलाइडल कण का निर्माण कर देता है। और कोलाइडल कण का निर्माण जब कर देता है तो फिर उसको किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में मिला देते हैं, तो आपके कोलाइडल घोल बन जाता है। तो बात समझ में आई होगी, क्या कहते हैं कि क्या किया, ऑक्सीडेशन किए, ऑक्सीकरण किए, अवकरण किए, जल अपघटन किए। ऑक्सीकरण, अवकरण और जल अपघटन, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। इस 3 काम के फलस्वरूप मोलेक्यूल का निर्माण होगा। वो मोलेक्यूल क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे, और आपस में जुड़ के कोलाइडल कण का निर्माण करेगा, और उस कण को किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में जब मिला देंगे तो बन जाएगा कोलाइडल घोल। तो यही आपके रासायनिक विधि है। इसी तरह से रासायनिक विधि में कोलाइडल घोल हम लोग बनाते हैं। तो बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी सभी बच्चे को। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, कोलाइडल घोल के बारे में प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं, बनाने की विधि देख रहे हैं, और बनाने की अनेक विधि अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी में एक विधि आपको बता रहे थे अभी हम, ये रासायनिक विधि। तो चलिए सभी बच्चे अब लिखेंगे नीचे, पहले हिंदी वाले लिख लीजिए। देखिए इस विधि में ऑक्सीकरण, अवकरण और जल अपघटन के फलस्वरूप अणु का निर्माण होता है। जो अणु आपस में मिलकर कोलाइडल कण का निर्माण कर देता है, इस कण को किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर
निर्माण करते हैं। तो इस तरह से देखिए कोलाइडल घोल हम लोग बना लिए रासायनिक विधि से। ये हिंदी वाले के लिए किए काम। अब चले बच्चे इंग्लिश वाले लिखेंगे सभी लोग। तो लिखिए इन दिस मेथड, in this method molecules are formed with the help of oxidation, reduction and hydrolysis. In this method, molecules are formed with the help of oxidation, reduction and hydrolysis. This formed molecules are joined together. These formed molecules are joined together to form colloidal particles. If these colloidal particles are dissolved in a suitable particles are dissolved in a suitable DM, then colloidal solution is formed. तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कोलाइडल घोल के बारे में हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं। कोलाइडल घोल बनता कैसे बनेगा, जिसमें एक विधि बता रहे थे आपको रासायनिक विधि, जिसको केमिकल मेथड हम लोग कहते हैं, और बहुत आसानी से बता दी। 3 विधि हम आपको बता, ऑक्सीकरण होता, अवकरण होता, जल अपघटन होता। और ये 3 काम कीजिएगा तो मोलेक्यूल्स बनेंगे, अणु बनेंगे। वो अणु आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का निर्माण कर देता। और वो कोलाइडल पार्टिकल जो बना उसको किसी उपयुक्त डीएम में जब डिजोल्व करा देते हैं तो आपका बन जाता है कोलाइडल घोल। तो यही एक विधि हम लोग देख ली, रासायनिक विधि। तो ये रासायनिक विधि हम लोग का एक विधि खत्म होगी। चलिए अब नंबर 2 लिखेंगे सभी बच्चे। नंबर 2 लिखिएगा। 2 लिखेंगे वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि। तो वैद्युत अपघटन विधि, देखिए ये वैद्युत अपघटन विधि है। कहते वैद्युत अपघटन विधि। तो वैद्युत अपघटन विधि को इंग्लिश में लिख लीजिए, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड। इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड। तो वैद्युत अपघटन विधि का इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड। जानिए इसी का दूसरा नाम, ये नाम इस आधार पर है कि इस विधि को किया था किसने। तो जानिए इस विधि का इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मेथड जो है वैद्युत अपघटन विधि, इस विधि को करने वाले एक साहब थे जिसका नाम था ब्रैडिग। तो ब्रैडिग के द्वारा ये विधि किया गया, वैद्युत अपघटन विधि जो है ये किया गया था ब्रैडिग के द्वारा। ब्रैडिग एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उन्होंने ही यह विधि किया था। इस विधि से कोलाइडल घोल को बनाया था। इसीलिए ब्रैडिग का जो ये विधि है, आपके वैद्युत अपघटन विधि है, इसका दूसरा नाम रखा गया है ब्रैडिग आर्क विधि। तो चलिए हिंदी में पहले लिखिए ब्रैडिग आर्क विधि। इसको हम लोग ब्रैडिग आर्क विधि भी कहते हैं। तो ब्रैडिग आर्क विधि इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ब्रैडिग्स आर्क मेथड। तो ब्रैडिग्स आर्क विधि कहते हैं ब्रैडिग आर्क मेथड। तो सबसे पहले जानिए इस विधि में जो कोलाइडल घोल बनता है वो लायोफोबिक बनता है। याद कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ डीपी एंड डीएम, डीपी और डीएम के बीच चाहत के आधार पर आपको बताया था कोलाइडल घोल दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो दो तरह का कोलाइडल घोल था ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ बिटवीन डीपी एंड डीएम। एक था लायोफिलिक, एक था लायोफोबिक। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक, तो इसमें जो बनता आपके लायोफोबिक बनता, जिसको याद कीजिए कहते हैं द्रव विरागी, द्रव विरागी या द्रव विरोधी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो इसमें कौन बनेगा? तो लायोफोबिक बनेगा। और याद कीजिए, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि लायोफोबिक आपको बोले थे धातु का, जैसे एजी है, एयू है, सीयू है, पीटी है, इन सभी का जो घोल बनता था ये सभी घोल लायोफोबिक बनता था। तो वास्तव में विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कोलाइडल घोल जो बनेंगे वो एजी, एयू और पीटी, इन सभी का कोलाइडल घोल बनाते हैं। और ये तो आप पहले से जान रहे कि ये लायोफोबिक होते हैं। तो लायोफोबिक होते हैं, तो चलिए पहले इस बात को लिख लेते हैं, लिखेंगे सभी बच्चे। तो लिखिए इस विधि में द्रव विरागी, इस विधि में द्रव विरागी घोल बनता, इस विधि में द्रव विरागी घोल बनता। इंग्लिश में भी लिख ली, इन दिस मेथड लायोफोबिक, इन दिस मेथड लायोफोबिक CS इज फॉर्म्ड। तो लायोफोबिक कोलाइडल घोल में, और ये भी अभी तुरंत बताया किसका लायोफोबिक, तो पीटी, एजी, एयू, सीयू। तो नेक्स्ट लिखेंगे इस विधि में एजी, एयू एवं पीटी, इस विधि में एजी, एयू एवं पीटी का द्रव विरागी,
द्रव विरागी घोल बनता। तो इस विधि में Ag, Au एवं Pt का द्रव विरागी घोल, इंग्लिश में भी लिख दी। इन दिस मेथड लायोफोबिक CS of Ag, Au and Pt are formed। तो इस विधि में Ag का, Au का और Pt का कोलाइडल घोल बनता है। तो इस तरह से देखिए, बनने की बात की है कि द्रव विरागी बनेगा, लायोफोबिक बनेगा, और वो भी किसका बनेगा? तो Ag का, Au का, Pt का बनेगा। ये तो सीखे किसका कैसा घोल बनेगा, किसका बनेगा, तो ये सीखे। अब चलिए कहिएगा सर बनेगा कैसे, इसको बनाते कैसे हैं, तब उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। आखिर बनेगा कैसे? ये जो द्रव विरागी घोल है, लायोफोबिक तो घोल जो बनेगा Pt का, Ag का, Au का, Cu का, आखिर ये बनेगा कैसे? आइए बनाने की विधि पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं? एक उपयुक्त DM लेते हैं, ये उपयुक्त DM लेते हैं, जिसको आप परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम जो पता होगा घोलक के जैसा होता है, एज लाइक सॉल्वेंट, वो DM ले लेते। ये आपका उपयुक्त DM हो, तो डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम है। और इसमें क्या करते हैं, जिसका आपको कोलाइडल घोल बना, मान लीजिए आपको Ag का कोलाइडल घोल बना, आपको Au का बनाना है या Pt का, जिसका आपको कोलाइडल घोल बनाना, मान लीजिए Ag का बनाना है, सिल्वर चांदी का आपको बनाना है, इसका 2 तार ले। अगर Ag का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है इस विधि में, ब्रैडिग आर्क विधि में, तो क्या किए, सबसे पहले उपयुक्त DM ले, और उपयुक्त DM ले लिए, और DM लेके क्या किए, ये जो चांदी है इसके तार को इसमें डुबा दे, 2 तार को डुबा दे, ये 2 तार डुबा दे। और ये जो 2 तार होते हैं, पता होगा आपको, एक तार हम लोग का एनोड होता और एक तार हम लोग का ये कैथोड है। ये एनोड, और जानते होंगे आप, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से देखिए क्या कि एक सुटेबल उपयुक्त DM लिए, और ये जो उपयुक्त DM लिए, परिक्षेपण माध्यम लिए, इसमें क्या कि जिसका कोलाइडल घोल बनाना है, मान लिया हम लोग Ag का बनाना है, तो उस Ag का 2 तार ली, और उस तार को क्या किया, इसमें डुबा दी, कोलाइडल घोल, क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, उस तार को इसमें डुबा दे। वो तार क्या, एक एनोड हुआ और एक क्या हुआ, कैथोड हुआ। एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। अब क्या करते, आप देखते होंगे कि जब एनोड कैथोड है, एक पर पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि जब प्लस माइनस जब सटता है तो चिंगारी निकलता। आप भी घर बैठे कर सकते हैं, एक बैटरी आपके पास, बैटरी के पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल को तार की सहायता से सटाइए, देखिएगा चिंगारी निकलता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं, हिंदी में विद्युत विसर्ग कहते हैं। ये जैसे ये कैथोड एनोड है, इसके बीच क्या करते हैं जी, वही इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करते, विद्युत विसर्ग उत्पन्न करते। और जैसे इस दोनों के बीच विद्युत विसर्ग उत्पन्न करते हैं ना, तो जैसे विद्युत विसर्ग आप उत्पन्न कीजिएगा, काफी अधिक मात्रा में उष्मा निकलता, हीट एनर्जी निकलता।
ऊष्मा निकलता है और उस ऊष्मा की उपस्थिति में ये ताड़ जो है, ये ताड़ वाष्पित हो, तो ताड़ ये वाष्पित हो, और वो वाष्प आप जानते होंगे, वाष्प जैसे ठंडा हो तो उसमें संघनन की क्रिया हो, संघनित हो जाए, और संघनन जैसे होगा कंडेंसेशन की क्रिया होगी तो कोलाइडल कण बन जाएंगे, और वो कोलाइडल कण इस डीएम में घुलकर कोलाइडल घोल बना दे। इस तरह से देखिए आपके दूसरा विधि जो है आपको बताया ब्रैडिग आर्क विधि, तो ब्रैडिग तो साइंटिस्ट का नाम है, और चूंकि देखिए आर्क हम लोग उत्पन्न करते हैं इसीलिए नाम है ब्रैडिग आर्क, और विधि है इसलिए विधि, यही कारण है इसका नाम है ब्रैडिग आर्क विधि। तो लग रहा आप सभी बात को समझ गए होंगे, निश्चित रूप से बात स्पष्ट हो गई होगी, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पुनः एक बार सुन लीजिए। तो क्या किए, एक उपयुक्त सुटेबल परिक्षेपण माध्यम लिए, उस परिक्षेपण माध्यम में जिसका कोलाइडल घोल बनाना है उसके दो तार को डुबा दिए, और वो तार में एक आपका एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब इस दोनों की सहायता से क्या की, इस दोनों की सहायता से इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न की, इलेक्ट्रिक आर्क। और जब इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किए ना, काफी अधिक मात्रा में उष्मा ऊर्जा निकली, और उस उष्मा ऊर्जा की उपस्थिति में ये तार वाष्पित होने लगता, वाष्प बनने लगता, और वो वाष्प क्या होता है, जैसे ठंडा होता है उसमें संघनन की क्रिया होती, कंडेंसेशन होता है, और कोलाइडल कण का निर्माण कर देता है, और वही कोलाइडल कण इस डीएम में घुलकर कोलाइडल घोल बना देता। यही है ब्रैडिग आर्क विधि। तो बहुत आसान सी बात है, सभी बच्चे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल। जैसे अब आप किताब भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी निकालिएगा, स्पष्ट आपको मिलेगा, पढ़िएगा तो एक एक लाइन आप समझ सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, पहले हिंदी वाले लिखिए। तो लिखिए, इस विधि में, इस विधि में एक उपयुक्त डीएम लेते, एक उपयुक्त डीएम लेते इसमें जिसका CS बनाना हो उसके तार का कैथोड एवं एनोड बनाते, उसके तार का कैथोड एवं एनोड बनाते हैं। अब इस तार के बीच विद्युत विसर्ग उत्पन्न करते। अब इस तार के बीच विद्युत विसर्ग उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा
निकलता है, जिसके उपस्थिति में तार वाष्पित होने उपस्थिति में तार होने लगता है। यह वाष्प ठंडा होने पर संघनित होने लगता है और संघनित होने लगता है और कॉलॉइडल कण का निर्माण करता, जो डीएम में मिलकर CS बना। तो इस तरह से देखिए आपके कॉलॉइडल घोल बन गया ब्रेडिंग। तो कॉलॉइडल घोल बन गया इस ब्रेडिंग आर्क विधि। तो चलिए ये ब्रेडिंग आर्क विधि में कॉलॉइडल घोल बन, तो ये हिंदी में लिख दिए। चलिए अब इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख ले। अब इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे in this method a suitable DM is taken. In this method a suitable DM is taken. In this DM cathode and anode of in this DM cathode and anode of required in this method cathode and anode of required in this method cathode and anode of required metal is used. Required metal is used. Now electric arc is produced. Now electric arc is produced in between cathode and
एनोड, in between cathode and anode, and hence heat energy is produced. Heat energy is produced. In the presence of this heat, metal is in the presence of this heat, metal is vaporized. This vapor condensed after cooling. This vapor condensed after cooling, and hence colloidal particles are formed. Colloidal particles are formed. These colloidal particles dissolved. These colloidal particles dissolved in DM. These colloidal particles dissolved in DM, and hence CS is formed. तो इस तरह से देखिए इंग्लिश वाले भी लिख सकते। मेन देखिए हम लोग समझने की बात करते, खूब बढ़िया से बात को समझे। द्रव विरागी घोल बनता किसका? तो पीटी का, एजी का, सीयू का। तो इन सभी का द्रव विरागी घोल बनता। कैसे बनता है तो खूब बढ़िया से हम लोग समझे। एक उपयुक्त डीएम लेते परिक्षेपण माध्यम, और उस परिक्षेपण माध्यम में क्या कर, जिसका आपको कॉलॉइडल घोल बनाना है उसके तार का कैथोड और एनोड बनाते, और उस कैथोड और एनोड के बीच विद्युत विसार्ग उत्पन्न करते। विद्युत विसार्ग उत्पन्न की फलस्वरूप धातु जो था वो वाष्पित होता, और ठंडा होने पर उसमें संघनन की क्रिया होती, कंडेंस करता और कॉलॉइडल कण बना। और जो कॉलॉइडल कण बना वो डीएम में घुल जाएगा, कॉलॉइडल घोल बना दे। तो यही मेन काम इसमें होता। इस तरह से कॉलॉइडल घोल बन गया। इस दूसरा विधि ब्रेडिंग आर्क विधि। चलिए नंबर 3 लिखिए, पेप्टन विधि। पेप्टन विधि तो जानिए आपको यही 3 विधि पढ़ना था, और इस तीनों में जानिए सबसे अधिक वो जो 2 आप पढ़े उस 2 पर आज तक कभी भी प्रश्न नहीं आया। जो पहला जो पढ़े आप रासायनिक विधि,
दूसरा पढ़े ब्रेडी आर्क विधि। इन सभी पर आज तक कभी प्रश्न आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये जो देख रहे हैं पेप्टन विधि बहुत हाईलाइटेड है, काफी महत्वपूर्ण होता, आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर देखिएगा तो पूरा VIP होता है। पेप्टन, पेप्टिजेशन इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखे पेप्टिजेशन। पेप्टिजेशन में पेप्टन विधि कहते हैं, पेप्टिजेशन में था। अब आइए ये पेप्टन विधि जो होता है, इस पेप्टन विधि में क्या ऐसे बताएं आपको कि अगर परीक्षा को ध्यान में रखें ये काफी VIP होता आपके लिए, काफी महत्वपूर्ण है ये पेप्टन विधि। पेप्टिजेशन में कितना बार प्रश्न पूछा इस पे, और पूछते रहता, हमेशा पूछता है इस पेप्टन विधि के प्रश्न पेप्टिजेशन में। अब क्या है ये पेप्टन विधि? तो सबसे छोटा भी है, बहुत आसान भी है। तो आप याद कीजिए, एक दिन बता रहे थे आपको, अगर कोई कॉलाइडल घोल है, इस कॉलाइडल घोल है, इसमें किसी वैद्युत अपघटय को मिला, तो क्या पढ़े थे? जब किसी वैद्युत अपघटय को मिलाए थे तो याद कीजिए कि इसमें स्कंदन की क्रिया हो जाए, प्रिसिपिटेशन की क्रिया होती है, अवक्षेपण की क्रिया। और उस अवक्षेपण की क्रिया में क्या देखे थे? उसमें जो DP के कण थे वो नीचे में अवक्षेप के रूप में ये जमा हो। ये देखिए, इसको याद कीजिए, अगर पढ़ते हैं तब टावर पकड़ रहा हो, इसको हम कहते PPT। अवक्षेप स्कंदन में बना था, प्रिसिपिटेशन में बना। अब देखिए है क्या, ये जो प्रिसिपिटेट है बिल्कुल ताजा PPT ले लेते हैं, ताजा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश। ये फ्रेश PPT ली, और ये जो ताजा PPT लिए, फ्रेश PPT लिए, इस ताजा PPT में फिर से क्या करते हैं जी, किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम को DM को मिला देते। तो जानिए, किसी भी कॉलाइडल घोल से प्राप्त ताजा PPT में, ताजा अवक्षेप में, फ्रेश अवक्षेप में किसी उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम को मिलाकर जब हम लोग कॉलाइडल घोल बनाते हैं, तो कॉलाइडल घोल बनाने के इस विधि को पेप्टन कहते, पेप्टिजेशन कहते। तो निश्चित रूप से बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। क्या बता, ये देखिए, यही मेन चीज है, ताजा फ्रेश अवक्षेप जो होते, उस फ्रेश अवक्षेप में किसी उपयुक्त DM को मिला देते और फिर से कॉलाइडल घोल बना लेते हैं। तो इसी तरह से जो कॉलाइडल घोल बनाते हैं, इस तरह से कॉलाइडल घोल बनाने की जो विधि है, इसी विधि को हम लोग कहते हैं पेप्टन विधि। तो वास्तव में एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा सभी किताब, पेप्टन विधि में क्या होता? तो पेप्टन विधि में कॉलाइडल घोल बनता है। ये कॉलाइडल घोल बनने की विधि है, कॉलाइडल घोल इसमें बनता है। तो चलिए, ये ऑब्जेक्टिव कितना बार आ चुका है आपके लिए, और निश्चित रूप से हम फिगर भी बनाए, उसको भी देख के आप सब कुछ समझ गए होंगे। और सबसे आसान है लेकिन पूछता सबसे अधिक है, तो सबसे आसान है लेकिन पूछेगा आपको सबसे अधिक पूछता है। तो लिखिए, इस विधि में, इस विधि में CS
बनता है। ये जो विधि है, इस विधि में कोलाइडल घोल बनता है। कोलाइडल घोल इस विधि में बनता है। कितना बार ये ऑब्जेक्टिव आया कि निम्न में से कौन विधि है जिसमें कोलाइडल घोल बनता है, तो आंसर क्या होगा? कैप्टन विधि तो बनता है। कैसे बनता है जी? अभी डिटेल से आपको हम समझा दिए। लिखिएगा, हिंदी वाले लिखिए। चलिए पहले इसको इंग्लिश में लिख दीजिए। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म। इसमें कोलाइडल घोल बनता है। अब कैसे बनता तो लिखिएगा, जब किसी भी CS से प्राप्त ताजा अवक्षेप में, जब किसी भी CS से प्राप्त ताजा अवक्षेप में किसी उपयुक्त DM को मिलाकर पुनः CS बनाया जाता है तो इस विधि को पैप्टन विधि कहते हैं। तो यही देखिए पैप्टन है, तो सबसे छोटा है लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये पैप्टन विधि है जिसको इंग्लिश में पैप्टिजेशन कहते हैं। और ये कोलाइडल घोल बनाने का सबसे हाईलाइटेड विधि है। अब क्या परीक्षा को देखते हुए सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव में आ चुका। चलिए इंग्लिश में भी लिख लीजिए। इफ CS is formed after adding a suitable DM in fresh precipitate of any CS. If CS is formed after adding a suitable DM in fresh precipitate of any CS, then this process is termed as पैप्टिजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैप्टिजेशन। तो इस तरह से देखिए तीन विधि आपको अभी हम बता, कोलाइडल घोल बनाने के तीन विधि का हम चर्चा की। पहला रासायनिक विधि बता, दूसरा ब्रेडिंग आर्क विधि बता, तीसरा आपको पैप्टन विधि बता। लेकिन जिसमें परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको पैप्टन विधि है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछता है, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए लिखिएगा, निम्न में से किस विधि में CS बनता? कहते निम्न में से किस विधि में CS बनता? देखो कौन विधि है जिसमें CS बनता? तो निम्न में से किस विधि में CS
बनता है। तो इंग्लिश में लिख ली, द मेथड इन व्हिच CS is formed is, the method in which CS is formed is, कौन मेथड है जिसमें CS बनता। तो चलो देखते हैं कौन बच्चे सोच पाते हैं। सभी लोग आंसर को देखना है, क्या आंसर होगा। तो लिखिएगा अपोहन, अपोहन। बी लिखिए कैप्टन। सी लिखिए शोषण। डी लिखिए विशोषण। तो इंग्लिश भी लिखते, अपोहन को कहते हैं डायलाइसिस, डायलाइसिस। ये तो बताए पेप्टिजेशन, पेप्टिजेशन। इसको कहते हैं जोड़सन, जोड़सन। इसको भी जानते होंगे, डी जोड़सन। ये देखिए 4 ऑप्शन दी, जरा सोचिए क्या आंसर होना चाहिए, फिर हम बताते हैं। तो सभी बच्चे सोचेंगे आखिर ये कौन है जिसमें आपको कोलाइडल घोल बनता है। निम्न में से किस विधि में CS बनता है। देखिए अभी तुरंत बताए, ये विधि आपके पेप्टन विधि, जिसको पेप्टिजेशन कहते हैं। आंसर हम लोग क्या करें, नंबर बी करें। तो वास्तव में यह पेप्टन विधि है जिसमें कोलाइडल घोल आपके बनते हैं। तो इस तरह से देखिए एक हेडिंग आपका अभी खत्म हो गया कि कैसे कोलाइडल घोल बनता है। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाना। तो 3 विधि आपको हम बताएं, रासायनिक विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि और पेप्टन विधि। इस तरह से 3 विधि हम लोग प्रिपरेशन में देखें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो कोलाइडल घोल, इसका शुद्धिकरण दिया है। NCERT बुक उल्टेंगे तो आपको मिलेगा इस हेडिंग के जस्ट बाद आपको दिया है कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल घोल। तो चलिए लिखेंगे, एक मेन पॉइंट देके हेडिंग सभी बच्चे लिख लीजिए। पहले कोलाइडल घोल, कोलाइडल घोल का शुद्धिकरण। तब यही हेडिंग पढ़ना हम लोग, कोलाइडल घोल का शुद्धिकरण। आइए कैसे शुद्धिकरण करते हैं कोलाइडल घोल का शुद्धिकरण। तो पहले इंग्लिश वाले लिख ली, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ CS, प्यूरिफिकेशन ऑफ CS, कोलाइडल घोल का शुद्धिकरण। तो लिखिएगा क्या बोलते, इसका शुद्धिकरण निम्न विधि से होता। इसका शुद्धिकरण निम्न विधि से होता है। तो इंग्लिश में भी लिखे, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ CS is done with the help of
help of following प्रोसेस। तो निम्न विधि से शुद्धिकरण होता। तो चलिए सबसे हाईलाइटेड जो है आपके एक बहुत बच्चे सुने भी हैं, एक होता है अभी लिखे भी के ऊपर के ऑब्जेक्टिव नाम है नहीं। तो नंबर 1 लिखेगा अपोहन। अपोहन तो जो ऑब्जेक्टिव में हम ऑप्शन लिखे थे, जितने भी टर्म लिखे थे सबके बारे में आप सुन चुके थे। केवल एक टर्म यही था जो आपके लिए अननोन था, अपोहन। अपोहन ऐसे ये टर्म आपको सुना हुआ, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। अपोहन को बोलते हैं इंग्लिश में डायलिसिस। ये अपोहन होता है जी, डायलिसिस होता अपोहन। अब देखिए इस अपोहन में होता क्या है, चलिए बढ़िया से सभी बच्चे समझिए, क्योंकि पूरा कानून का चीज है या अपोहन डायलिसिस। सबसे पहले तो देखिए एक प्रश्न आप कह सकते हैं, जब शुद्धिकरण में लाए हैं तो पहली बात तो फटाक से आप कह सकते हैं कि सर लगता है इस विधि से कोलाइडल घोल का शुद्धिकरण होता है। बिल्कुल यही बात। ये जो अपोहन आपका है डायलिसिस, इससे कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। इसमें कोलाइडल घोल का शुद्धिकरण होता है, पहली बात हो। दूसरी बात जानिए, हम लोगों के शरीर में आप जानते हो कि ब्लड है, और ब्लड का हमेशा शुद्धिकरण होना अनिवार्य होता है। अगर ब्लड का शुद्धिकरण नहीं हो तो फिर मुश्किल होने लगता। तो ब्लड के शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग के शरीर में एक ऑर्गेन भी है, सुने होंगे किडनी। उसी किडनी में ब्लड का शुद्धिकरण होता रहता है। और जानिए ब्लड का जो शुद्धिकरण आपके किडनी में होता है, उसमें यही विधि काम करता है जी, अपोहन। तो दूसरा हाइलाइटेड बात हम लोग सीखे, ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच इज प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस इन आवर किडनी। हम लोग के शरीर के किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। तो चलो इतनी बात पहले लिखिए। इस विधि में CS का शुद्धिकरण होता। इस विधि में CS का शुद्धिकरण होता। तो CS का प्यूरिफिकेशन होता है इस विधि। तो इस विधि में CS का शुद्धिकरण हो, इंग्लिश में भी लिख ली। इन दिस मेथड CS इज प्यूरिफाइड। इस विधि में CS का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट लिखिए, इस विधि की सहायता से, इस विधि की सहायता से हम लोगों के शरीर में
इस विधि की सहायता से हम लोगों के शरीर में ब्लड का शुद्धिकरण किडनी में होता रहता है। इंग्लिश में भी लिख ली, विद द हेल्प of this method, with the help of this method, blood is purified in our body in kidney। तो हम लोग के शरीर के किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहता है इसी विधि से। अब कहिएगा सर होता कैसे है, ये विधि करते कैसे हैं? चलिए अब उसी पे हम लोग चल, ये विधि होता कैसे? तो चलिए इतनी बात आप कर लिए होंगे सभी बच्चे कि अपोहन एक क्रिया है, डायलाइसिस, इसमें ब्लड का शुद्धिकरण होता, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा हम लोग के शरीर के किडनी में। कहिएगा सर ये विधि अब होता कैसे? तो चलिए इस विधि को कैसे करते उसी पर चर्चा करें। आइए सभी बच्चे आराम से समझिए। तो देखिए इस विधि में क्या करते हैं, एक थैला लेते हैं, एक बैग बनाते हैं, इस तरह का एक थैला लेते हैं, ये थैला एक बैग बनाते हैं। कहिएगा सर ये बैग क्या चीज का बनाते हैं? ये बैग बनाते हैं क्या चीज का? ये बैग होता है या तो पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर का, तो पार्चमेंट पेपर का ये बैग बनाते हैं, या सेलोफेन का होता है, सेलोफेन झिल्ली एक होता उसका होता है, या पार्चमेंट पेपर का, तो पार्चमेंट पेपर का, या एनिमल मेम्ब्रेन का होता है, एनिमल मेम्ब्रेन जमंतव झिल्ली का। इन सभी ये मेम्ब्रेन है जी, झिल्ली है ये सब, इन्हीं झिल्ली के ये एक थैला बनाते हैं, एक बैग बनाते हैं, और इस थैला में क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं। बिल्कुल देखिए आसानी से समझ सकते। ये क्या रख रहे हम लोग, तो ये रख रहे जी कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इस बैग में ये जो पार्चमेंट पेपर या कहिए सेलोफेन या कहिए एनिमल मेम्ब्रेन, इसके जो बने हुए ये थैला है, ये थैला को क्या करते हैं, बहते हुए पानी के करेंट में रख दी, और बहते हुए पानी के करेंट में जब रखते हैं, जब पानी बह रहा है उसी में ये थैला को रख दे, और जब ये थैला को रख देते हैं तो देखिए ये पानी बह रहा है ना, ये पानी क्या होता है, इस थैला से गुजरता है, और पानी जब इस थैला से गुजरता है तो इसमें जो अशुद्धि के कण हैं, वो अशुद्धि के कण क्या होता है, इस पानी के साथ बह जाता है।
इस तरह से देखिए धीरे 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 जितना भी अशुद्धि आपके इस कॉलाइडल घोल में है वो सभी इस पानी के साथ बह जाता है और आपका जो कॉलाइडल घोल है वो शुद्ध हो जाता है। तो यही विधि है आपके, इसी तरह से हम लोग करते हैं इस विधि को। और जस्ट इसी तरह से आपके किडनी में भी, आपके वृक्क कहते हैं हिंदी में, उसमें भी ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो चलिए आप विधि को लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखिएगा, लिखिए इस विधि में, इस विधि में शैलो, इस विधि में सेलोफेन या पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन, इस विधि में सेलोफेन या पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक बैग लेते हैं। इस बैग में CS को रख देते हैं, रख देते हैं। अब इस बैग को बहते हुए पानी के धार में रखा जाता है, जहां सभी अशुद्धि पानी के साथ बह जाता है और अशुद्धि दूर हो जाता है। बस यही देखिए विधि है अपोहन, जिसका हाइलाइटेड नाम आप जानते हैं डायलाइसिस। तो ये अपोहन की क्रिया थी, डायलाइसिस की क्रिया थी। तो ये हिंदी वाले के लिए हो गया। अब चलिए इंग्लिश वाले लिखना शुरू करेंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सभी बच्चे। इन दिस मेथड, in this method a bag is taken this bag is composed of सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन एनिमल मेम्ब्रेन फूल। लेकिन नाउ एनिमल में नाउ
CS is placed in this bag. Now the bag is placed in water current. In water current impurities are flown away. Impurities are flown away, and hence we get प्योर। इस तरह से देखिए एक विधि आज हम लोग चर्चा कर लिए अपोहन के बारे में, जिसको इंग्लिश में डायलाइसिस कहते हैं। अभी तक हम लोग अपोहन की बात की, एक विधि का डिटेल से चर्चा कर दी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब तरह से सब कुछ बता दिए। तो पहला पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और प्रिपरेशन में 3 विधि आपको बताए, रासायनिक विधि बताए, ब्रेडिंग आर्क विधि बताए और कैप्टन विधि बताए। ये 3 विधि प्रिपरेशन में बताए। उसके बाद शुद्धिकरण में आए तो एक विधि आपको बताया आज हम डायलाइसिस, जिसको अपोहन कहते हैं। तो एक विधि पढ़ ली। अब दूसरा विधि है वैद्युत अपोहन। तो इसी वैद्युत अपोहन से हम लोग अगले दिन मिलेंगे। क्या कहते हैं, शुद्धिकरण का ये दूसरा विधि आपका हो। 3-4 विधि इसमें भी पढ़ना। अगर आपके पास सभी बच्चे के पास किताब है ही, घर पे उलट के देखिएगा, हेडिंग मिलेगा आपको किताब में, कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण। तो जिसमें देखिएगा फर्स्ट जो बता फिर किताब में भी पढ़ सकता। अपोहन डायलाइसिस के बारे में चर्चा करें। अब उसी में आगे मिलेगा वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, इसी पे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आपको यही से काम होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते चलिए। जैसा कि आपको पहले बताए थे, मंडे को और ट्यूसडे को नोटिस पहले आपको मिल चुका है। जो बच्चे पढ़ते हैं, ये डेली ध्यान देकर पढ़ते हैं, उसको पता होगा। आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपको ऑर्गेनिक का क्लास होगा। और ऑर्गेनिक में जो यूनिट 10, 11, 12, 13 ये 3 है, 4 है। ये 4 को समझने के लिए ये बेसिक बिल्कुल अनिवार्य होता है। उस बेसिक को अगर आप नहीं जानेंगे, ये 4 चैप्टर को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए उसको आप सही से समझ पावे, उसके लिए कुछ बेसिक बातों की आवश्यकता होती है। उसी बेसिक बात को तो बताइए। आज संडे हो गया, कल मंडे, तो एक अलग कॉपी निश्चित रूप से आप रखेंगे। उसमें ये जो कल मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो आपको मटेरियल मिलेगा वो इससे अलग होगा, और वो आपको ऑर्गेनिक का बेसिक होगा, बेसिक कंसेप्ट होगा। और वो भी बता यूनिट 10, 11, 12 और 13 को समझने के लिए, उसी को समझने के लिए कुछ बात हम लोग सप्ताह में 2 दिन करेंगे, बाकी दिन इस चैप्टर में करेंगे। इसमें भी आपको बता चुके हम पहले, बहुत कुछ बता दिए हैं आपको, बहुत
कम और बताना है तो जल्द ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म होगा तो फिर देखेंगे कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। ऐसे अब 2 दिन तो सप्ताह में मंडे और ट्यूसडे आपको ऑर्गेनिक का बेसिक मिलेगा। तो चलिए आज हम अपनी बात यहाँ पे विराम देने जा रहे हैं। ये जय हिंद जय भारत।